हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो यूरोप सीरीज का 48th लेक्चर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। और इसमें कई ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपकी नॉर्मल बुक्स में रहते हैं और क्लास में भी करवाए जाते हैं, तो मैं उसके प्रूफ वगैरह वो पोर्शन छोड़ दूंगा और सीधे रिजल्ट यूज कर लूँगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यूरोप के 1.149 टू 3.155, 3.169, 3.173 और 3.174 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहला वाला मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, वो था 3.149। सबसे पहले हम चलते हैं 3.149। आपको ये कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर 2 का जो रेजिस्टेंस है वो ईटा टाइम्स कंडक्टर 1 का है। जैसे मान लो R1, वो सपोज करो R0 है, तो R2 या इसको R01 कह देता हूँ, ठीक है। ये ईटा टाइम्स R01 है और इसको मान लो ये R02 होता है, राइट। ये कह लो, ये तुम्हें दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको α2 और α1 दिए हुए हैं। आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सर्किट ये निकालना है, अगर वो सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पहले में तुम जानते होगे जो अल्फा सीरीज होता है वो आता है R01 α1 प्लस R02 α2 अपॉन R01 प्लस R02। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अल्फा होती है उसका ये फॉर्मूला आता है, और इसको मैं रख दूं ईटा टाइम्स R01। तो ये फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा बताओ। ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा α1 प्लस ईटा टाइम्स α2 अपॉन 1 प्लस ईटा। इसका प्रूफ मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आती है उसमें सॉल्व एग्जाम्पल में इसका प्रूफ है, इसको एक बार देख लेना। और जो अल्फा पैरेलल होता है इसमें बाइनोमियल वगैरह लगता है, ध्यान रखना बेटा, जो है बाइनोमियल के बाद प्रूफ होता है। ये अप्रोक्सीमेटली आता है, लेकिन R01 α2 प्लस R02 α1 अपॉन R01 प्लस R02 ये आता है। और अगर मैं इसको ईटा टाइम्स R01 लिख दूं तो फिर ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बताओ। R01 सॉरी, R01 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा α2 प्लस ईटा टाइम्स α1 अपॉन 1 प्लस ईटा, इतना आ जाएगा। ये देख लो, एक बार दोबारा सुन लो। 0 डिग्री सेल्सियस पे सेकंड कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट कंडक्टर के रेजिस्टेंस का ईटा टाइम्स है, और दोनों को तुम सीरीज में कनेक्ट करते हो पहले पार्ट में और दूसरे में पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो तुम्हें इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अल्फा निकालनी है दोनों केसेस में। तो मैंने तुमसे कहा ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
सीरीज में आता है आर नॉट एन एल्फा 1 प्लस आर नॉट 2 एल्फा 2 अपॉन आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2, और पैरेलल में आता है अप्रोक्सीमेट आता है, लेकिन इसमें बाइनोमियल वगैरह लगा के प्रूफ होता है। ये आता है आर नॉट 1 एल्फा 2 प्लस आर नॉट 2 एल्फा 1 अपॉन आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2, ये कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हर वायर का रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। नेट तुमने निकालना है 1 और 7 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, और 1 और 3 के बीच में। तो इसको तो मैं हमेशा ऐसे याद करवाता हूँ, स्टैंडर्ड है, ये भी तुम्हें बुक्स में मिल जाएगा, मेरी किताब में मिलेगा, सॉल्यूशन वाली बुक में मिलेगा। देखो सबसे छोटा जो होगा वो 1 और 4 के बीच में होगा। ये सबसे छोटा होता है। इससे बड़ा फिर 1 और 3 के बीच में होता है, और सबसे ज्यादा जो आता है वो 1 और 7 के बीच में आता है। सबसे छोटा एक साइड के अक्रॉस, उससे बड़ा एक डायगोनल के अक्रॉस, और सबसे बड़े डायगोनल के अक्रॉस। तो इसको ऐसे याद कर लेना बस, ये 7/12 आर, फिर 9/12 कर लेना आर। अब वो अलग बात है कि 9/12 को तुम लिख सकते हो 3/4 आर, और इसके बाद 10/12 आर। तो 10/12 तो लिख सकते हो 5/6 आर। ये कह लो, ये रिजल्ट आता है। हो गया। मतलब इसमें मैं तो बच्चों को याद ऐसे याद दिलाता हूँ, 7, 9, 10, और डिनोमिनेटर में 12 कर लेना, बस हो गया। सबसे छोटा 7/12 आर, उससे बड़ा 9/12 आर, और उससे बड़ा 10/12 आर। तो ये देख लो, सबसे ही देखो 5/6, 7/12 और 3/4। ये देख लो, ये भी हर बुक में मिल जाता है, इसको प्रूफ वगैरह सब मिल जाता है, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। और ये क्लास में भी मेरे ख्याल से करवाया होगा तुम्हारे को। चलो यहाँ भी पीटी लिख देते हैं, और इधर भी पीटीओ लिख देते हैं। अब तुमसे कहता है कि आर एक्स की वैल्यू कितनी हो कि ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हो, बस हो गया। दोबारा सुन लो, आर एक्स की वैल्यू कितनी हो कि ए और बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस आए वो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उससे इंडिपेंडेंट हो। मतलब एक चेन हो, दो चेन हो, तीन चेन हो, कोई भी हो गया जो है। तो एक सिंपल सी बात है, इसका मतलब सिंगल चेन होगी तब भी आना चाहिए, और दो चेन होंगी तब भी आना चाहिए। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा बेटा जो है, जैसे एक चेन रही होती, मान लो केवल ये आर एक्स रहा होता, ये ए है, ये बी है, ये आर एक्स हो जाता, दिस इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल हो जाता ना। अगर तुम देखते, ये है देखो, ये ए है, ये बी है, ये आर है, ये 2R है, और ये आर एक्स है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सिंगल होता या फिर एक चेन होती, कुछ भी होता, मतलब जो है इंडिपेंडेंट रहता। अब ये बताओ इस वाले केस में तो आर एक्स वैल्यू है, और दूसरे वाले में 2R और आर एक्स वो तो सीरीज में है, और वो आर के साथ में, मतलब इन दोनों का जो मिला के आ गया, ये 2R प्लस आर एक्स आ गया ना। और ये फिर आर के साथ में पैरेलल में आ गया, तो इसका मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बनेगा। तो ये हो जाएगा R 2R प्लस आर एक्स।
अपॉन आर प्लस 2r प्लस आर एक्स। तो ये आर एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, तो फाइंड आर एक्स ये कह लो बस। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी तुम कई बार करते होगे कि इनफाइनाइट सीरीज है, क्यों इनफाइनाइट सीरीज है, R1 की वैल्यू 4 और R2 की वैल्यू 3 ये दे रखी है, तो आर ए बी कितना होगा। इसको हम लेट कर लेते हैं ना बेटा, जो है नहीं बताओ, इसको लेट कर लेते हैं, तो इसको हम लेट एक्स कर लेते हैं। तो बेसिकली तुम्हें एक्स ही फाइंड करना है कि एक्स कितना होगा, यही तो करते होगे, एक्स फाइंड करना होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से और यहां से कट करके फिर से वही इनफाइनाइट सीरीज होगी ना, अगर आप देखोगे तो फिर से वही इनफाइनाइट सीरीज हो गई। तो ये ऐसे लग गया ना, ये आ गया 4 और ये आ गया 3, और इसकी जगह हमने x मान लिया, बिकॉज इनफाइनाइट सीरीज को हमने क्या किया था बताओ, जो है x माना था, ये x हो गया, ये a है, ये b है। अब के ये दोनों पैरेलल में आ गए, इसका मतलब इनका हो गया 3x अपॉन 3 + x, और वो 4 के साथ में सीरीज में आ गया, क्यों 4 के साथ में सीरीज में आ गया, तो इसका मतलब इस केस में आर ए बी कितना होगा, इस केस में आर ए बी होगा 4 + 3x अपॉन 3 + x, और आर ए बी को भी हमने x माना था, क्यों आर ए बी को भी हमने x माना था, तो यहाँ पे अगेन x में क्वाड्रेटिक आएगी और उसकी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर लेना, वही आंसर आ जाएगा बच्चों, फाइंड x। तो ये सारे क्वेश्चंस आप क्लास में करते ही होगे, ये करें। करंट में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ये थोड़ा बेटर है बेटा, जो है इसमें किसी भी दो के अक्रॉस ना ये आर दिया हुआ है, तो तुम्हें आर ए बी निकलना है कितना होगा। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ना, मान लो सपोज करो ए पे आई करंट एंटर करती है, तो बी से आई करंट बाहर जाएगी ना, नहीं तो बी से आई करंट बाहर जाएगी। अब देखो, ए से जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्री है ना, तो चारों तरफ इक्वल करंट जाएगी, नहीं चारों तरफ इक्वल करंट जाएगी। तो मैं कलर्स थोड़ा चेंज कर देता हूं, देखना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, इधर 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 और इधर, हर तरफ I/4 गई, क्यों समझ में आ रहा है बताओ। बिल्कुल इनफाइनाइट सीरीज है, ध्यान रखना इनफाइनाइट है, सारे के सारे नेटवर्क इनफाइनाइट है बेटा, जो है। तो ये बताओ, ए पे आई करंट अगर गई तो हर जगह से क्या होगा बताओ, जो है हर जगह इक्वल करंट जाएगी I/4। अब बी से जो वापस आएगी वो भी इक्वल आएगी ना, सिमेट्री से वो भी इक्वल आएगी। फिर मैं कलर चेंज करता हूं, देखो अब सुनो, बी से जो वापस आएगी वो भी हर तरफ से इक्वल आएगी, ये भी I/4 हो गई ईच। अब
अगर मैं ए बी वायर में देखूं, ध्यान से देखना बेटा, ए बी वायर में तो एक ब्लू वाला I/4 है और एक ग्रीन वाला I/4 है, तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी होगी बताओ, I/4 प्लस I/4। सो इसमें करंट हो गई I/2। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं अक्रॉस ए बी वायर ही करूं, अक्रॉस ए बी वायर वी ए बी अगर मैं लिखूं, है ना, वी ए बी अगर मैं लिखूं तो वो कुछ ऐसे होगा ना, I/AB RAB, और I/AB कितना है बताओ, I/2, और RAB कितना है, R है। ये तो ये आ गया। और अगर मैं पूरे में देखूं, कंप्लीट में देखूं, मान लो तो वी ए बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, वी ए बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई नेट आर नेट, और आई नेट हो गया आई, और आर नेट हो गया आर नेट, जो हमें निकालना है। क्यों, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब तुम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो, बस हो गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो यहां से जरा देखना, आर नेट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो R/2 निकल के आ रही है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, बिल्कुल इनफाइनाइट बेटा जो है, फिगर देख लो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप ये देखो ना, मैंने इसको ए माना था, इसको बी माना था, ए से करंट एंटर हुई है, तो इसका मतलब हर तरफ इक्वल गई होगी। ये I/4, I/4, I/4 और I/4, और बी से करंट वापस आ रही है, इसका मतलब ये इक्वल आ रही होगी। I/4, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, I/4, I/4 और I/4। तो इसका मतलब इस वाले वायर में अगर मैं नेट करंट देखूं तो नेट करंट I/2 आ गई, बस हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहां से वी ए बी निकालूं, नहीं है, यहां से वी ए बी निकालूं तो वो सीधे सीधे I/2 इंटू आर हो जाएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा हम ये मान सकते हैं कि जैसे ये ए था ये बी था। क्यों, ये ए था ये बी था, इसमें ये आर नेट है, ये ए है ये बी है। इसका मतलब एक तरफ से आई करंट जा रही है और इधर आई करंट बाहर निकल रही है। तो अब यहां से वी ए बी अगर देखोगे तो वो सीधे सीधे आई इंटू आर नेट होगा। अब दोनों को तुमने इक्वेट कर दिया, ये किया इसने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी करते हैं, तुम्हें ध्यान होगा। ये ऐसे है, देखो, ऐसे मान लो ये है, इसके बीच में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, और इसकी रेडियस ए है। ये हमने हीट वाले में मैंने किया हुआ है बेटा, ध्यान रखना, ये रेडियस बी है।
और इसकी लेंथ दे रखी है L। तो तुम्हें रेजिस्टेंस बिटवीन टू सिलेंडर्स निकालना है। रेजिस्टेंस बिटवीन टू सिलेंडर्स। टू सिलेंडर्स। अच्छा, इसमें एक चीज होती है ना कि जब आप किन्हीं दो पॉइंट्स या दो सरफेस के बीच में अगर रेजिस्टेंस निकालना होता है तो इसका मतलब एक तरीके से ये भी होता है कि आपने एक पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे रखा, दूसरे को लोअर पे रखा, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा तो वो करंट फ्लो के अक्रॉस आपको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, बेसिकली ये भी होता है ना। जैसे मैंने मान लो अंदर वाले को हायर पोटेंशियल पे रखा और बाहर वाले को लोअर पोटेंशियल पे रखा, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा करंट ऐसे जाएगी बेटा, ये होगी ना, ये कह लो। तो इसके अलोंग तुम्हें कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, इस टाइप से कुछ होता है कह लो। तो मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ। वैसे ही हीट वाले में हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लो, ये हो गया एक तरीके से। अब करंट ऐसे जा रही है ना, ये हो गया, क्यों, इतने में मटेरियल है, ध्यान रखना, ये रो है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, याद करो, उसके बाद हम लोग यहां से आर डिस्टेंस पे जाते हैं, क्यों, और एक डी आर की स्ट्रिप लेते हैं ना। और इतने पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा डी आर, फॉर्मूला लगाते हैं रो एल अपॉन ए लगाते हैं, क्यों, फॉर्मूला लगाते हैं रो एल अपॉन ए। यहाँ पे जो एल होती है वो वो डायमेंशन होती है जो करंट के अलोंग मिल रही हो आपको, जैसे करंट ऐसे जा रही है तो इसके अलोंग तुम्हें दिख रहा होगा डी आर की मिल रही है ना लेंथ, अगर आप देखोगे तो डी आर मिल रही है बेटा, क्यों, डी आर मिल रही है, तो इसको तो रखोगे डी आर। और एरिया तुम वाला लेते हो जो करंट के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, एरिया यहाँ पे जो आएगा वो ये वाला एरिया आएगा, देखो ये पूरे का पूरा इसका एरिया आएगा, ये वाला। लेकिन ये एल लेंथ तक है, ऐसे जा रहा है बेटा, एल लेंथ तक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया हम लेते हैं ये लेते हैं 2 पाई आर एल, ये लेते हैं। और उसके बाद अगर तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन डी आर कर देते हैं, और लिमिट हो गई आर इक्वल टू ए से आर इक्वल टू बी, ये लिमिट हो जाती है इसमें। मेरे ख्याल से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और हर जगह करते हुए फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनो। इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर, उसके बीच में रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मटेरियल फील्ड है और तुम्हें उसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम कुछ ऐसे मान लेते हैं जैसे अंदर वाला मान लो हायर पोटेंशियल पे है, बाहर वाला लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब करंट रेडियली बाहर को निकलेगी। तो उस करंट की डायरेक्शन में हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो हम स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके डी आर की स्ट्रिप ली हमने, और उतने छोटे पोर्शन का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, फॉर्मूला रो एल अपॉन ए से। अब यहाँ पे जो लेंथ होती है वो होती है जो करंट के अलोंग मिलती है, मतलब डी आर होगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो होता है जो करंट के परपेंडिकुलर होगा, नहीं करंट के परपेंडिकुलर होगा, तो वो यहाँ पे मिलेगा 2 पाई आर एल। मतलब इस फिगर में अगर मैं देखूँ तो ना ऐसे होगा बेटा, ये जैसे ऐसे मान लो ये आ गया, ये डी आर उसका है थिकनेस का, तो ये हो गया ना, देखो ये बना, इसका रेजिस्टेंस निकाला ना मैंने एक तरीके से, ये कह लो। अब ये वाली लेंथ तो दी मैंने डी आर, ये तो हो गई डी आर,
और ये वाला जो सरफेस एरिया हो गया, ये पूरे का पूरा तुम्हें जो सरफेस एरिया दिख रहा होगा, ये 2πRL बनेगा, ये कह रहा ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये फिर सिलिंड्रिकल है, सॉरी स्पेरिकल है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और ये स्पेरिकल है। वो सिलिंड्रिकल था, ये स्पेरिकल है, ये रो है, ये ए, ये बी। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे क्लासेस में, फिर से वही करेंगे हम। आर डिस्टेंस पे जाके डी आर की स्ट्रिप लेंगे, क्यों? और मैं मान के चल रहा हूँ कि अंदर वाला स्फीयर हायर पोटेंशियल पे है और बाहर वाला लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसमें भी करंट ऐसे जाएगी। अब इतने छोटे पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालते हैं ना पहले हम लोग, क्यों? डी आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगेन मैंने वही कहा तुमसे, एल क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन में डायमेंशन आ रही है, तो यहाँ पे वो डी आर दिख रही होगी। और ए वो होता है जो करंट के परपेंडिकुलर होता है, क्यों? करंट के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे तुम्हें ये वाला एरिया दिख रहा होगा ना, ये वाला एरिया 4πr², क्यों? 4πr²। और अगेन तुम्हें अगर आर निकालना है तो फिर इंटीग्रेशन डी आर कर दोगे और लिमिट हो जाएंगी आर इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू। अंदर वाले स्फीयर को मैंने हायर पोटेंशियल पे रखा, बाहर वाले स्फीयर को मैंने लोअर पोटेंशियल पे रखा, तो करंट अंदर से बाहर को जाएगी। उसी के अलोंग तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, तो छोटा सा रेजिस्टेंस तुमने रो एल अपॉन ए से निकाला। एल वहां पे वो डायमेंशन होती है जो करंट की डायरेक्शन में आती है, जो यहाँ पे डी आर होगी। और ए वहां पे वो एरिया होता है जो करंट के परपेंडिकुलर होता है, जो स्फीयर के केस में 4πr² मिलेगा वहां पे। उसको इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हारा ये आंसर है। अब इसमें बस एक पार्ट और पूछता है कि अगर बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है रो बी माइनस ए अपॉन 4π AB। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता ना, बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है बेटा, रो अपॉन 4πA 1 माइनस ए अपॉन बी। आई थिंक समझ आ रहा होगा, इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब ये बताओ कि अगर बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो ए अपॉन बी ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस किसके प्रपोज क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस रो अपॉन 4πA इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बस। ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, सुनो। एक ना इस टाइप से है,
इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो आर का फंक्शन है, स्मॉल आर का फंक्शन है, और स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस है। तो एक तो तुम्हें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, इसके बीच में पूछ रहा होगा, इन दोनों के बीच में, ये 1 है, ये 2 है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन 1 2 निकालना कितना होगा। और मैंने तुमसे कहा रो इट इज फंक्शन ऑफ आर, और आर सेंटर से डिस्टेंस है, वो अल्फा बाई आर स्क्वायर है। और तुम्हें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब इस लेंथ को तुम्हें लेना है यूनिट, मतलब 1 हो गया। पहले यही निकाल लेते हैं, देखो आप ऐसे देखो ना, इसमें कई सारे ये इस टाइप की स्ट्रिप बनेगी बेटा, ये हो गया एक, ये बना फॉर एग्जांपल, इसके बाहर फिर ये बन गया, ये लेकिन पूरा यहां तक जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, ये जाएगा। तो अब तुम ये देखो, जैसे ये रेड दिखा रखा है मैंने, इसी टाइप से व्हाइट दिखा रखा है, वो सारे के सारे अगर तुम देखोगे ना, ये पैरेलल में आएंगे बेटा, ये हो गए, ये हो गए, ये सारे के सारे किस में आएंगे, पैरेलल में होंगे। ये ध्यान रखना, 1 और 2 के बीच में जो मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले रहा हूं, वो सीरीज में ना होके पैरेलल में होंगे, 1 और 2 के बीच में पैरेलल में होंगे। अब छोटे से पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा, अच्छा करंट ऐसे फ्लो करेगी इसमें, आपके करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो डी आर होगा वो होगा रो एल अपॉन ए। अब आप ये बताओ कि मैंने लेंथ कौन सी गई थी, बताओ, जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो करंट की डायरेक्शन में जो तुम्हें लेंथ दिख रही होगी वो 1 दिख रही होगी, ये कह लो। और करंट के परपेंडिकुलर जो तुम्हें एरिया दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला एरिया ना, ये एरिया चाहिए बेटा हमें। तो ये एरिया कितना होगा, तो 2 पाई आर इंटू डी आर होगा। अब मैंने तुमसे कहा कि सारे के सारे रेजिस्टेंस, ठीक है, सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका मतलब जो 1 अपॉन आर नेट होगा वो समेशन ऑफ 1 अपॉन डी आर होगा, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी आर होगा। क्यों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी आर होगा, तो ये कितना होगा, देखो 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन रो। और हाँ, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ना वो एस था बेटा, जो है, तो एस का मतलब एक तरीके से हो गया पाई ए स्क्वायर। ए अगर मैं यहाँ पे टोटल रेडियस कह रहा हूँ, तो इसका मतलब जो ए हो गया वो आ गया रूट एस अपॉन पाई। तो इसकी लिमिट्स रख दोगे r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू a, तो उसके बाद तुम यहां से r नेट निकालोगे, फाइंड r नेट। एक बार दोबारा देख लो, एक सिलिंड्रिकल तुम्हें वायर दिया हुआ है, यूनिट लेंथ पे निकालना था, तो L को मैंने 1 ले लिया। अब लेकिन उसमें जो रेजिस्टिविटी है वो R का फंक्शन है, स्मॉल r का फंक्शन है, और स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। और मैंने तुमसे कहा कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इस टाइप से फ्लो कर रही है। तो अब जो मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप्स रेड की, व्हाइट की, ये सब दिखा रखी हैं, ये आपस में पैरेलल में होंगी, सीरीज में नहीं होंगी।
और किसी एक छोटे का जो रेजिस्टेंस आएगा, छोटा सा रेजिस्टेंस, वो रो एल अपॉन ए लिखोगे। लेकिन एल मैंने तुमसे कहा आई की डायरेक्शन में जो डायमेंशन होती है वो यहाँ पे 1 है, और ए क्या होता है, आई के परपेंडिकुलर जो एरिया मिलता है वो 2 पाई आर इंटू डी आर होगा। और सिंस सारे के सारे पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर नेट की जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी आर होगा। ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी आर होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें एस दिया था, तो अगर पूरी रेडियस मान लो ए दे रखी है तो फिर यहां से ए निकल जाएगा रूट एस अपॉन पाई, फिर आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू ए तक इंटीग्रेट कर दोगे, वहां से आर नेट निकल जाएगा। तो ये आ गया। अब तुमसे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर आई करंट इससे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो सुनो, E इक्वल टू तुम जानते होगे V बाई एल होता है, क्यों? और V का मतलब आई आर अपॉन एल, और एक तरीके से ये जो R बाई एल है ये तुम्हें लग रहा है ना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बेटा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लग रहा होगा, क्यों? पर यूनिट लेंथ। और इसको हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी। आप ये तो इसको फर्स्ट पार्ट में हम कितना निकाल चुके हैं बताओ? 2 पाई एल अपॉन एस स्क्वायर, क्यों? 2 पाई एल्फा अपॉन एस स्क्वायर, 2 पाई एल्फा अपॉन एस स्क्वायर। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि यही हो गया, ये तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ था बेटा जो है, इनटू लेंथ और करोगे। समझ में आ रहा है? जो हमने यहाँ पे निकाला है बेटा जो है 2 पाई अल्फा अपॉन एस स्क्वायर, ये तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ना। समझ में आ गया? ये तो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बेटा जो है, ठीक। तो इसका मतलब इसको हम कितना लिखेंगे? 2 पाई अल्फा अपॉन एस स्क्वायर इंटू एल और लिखेंगे, तो ये आंसर आएगा। और अच्छा सॉरी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ही चाहिए ना बेटा, हाँ सॉरी सॉरी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ही चाहिए आपको वहाँ पे। तो ये 2 पाई अल्फा अपॉन एस स्क्वायर आ गया, क्यों? ये आ गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? आई से इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 पाई अल्फा आई अपॉन एस स्क्वायर, ये हो गया। ये आई है, ध्यान रखना बेटा, ये यहाँ पे आई दे रखा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो वी अपॉन एल निकालोगे, बी को आई आर लिखोगे, और वहां से आर अपॉन एल वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिखना था, और वो हम ऑलरेडी ए पार्ट में निकाल चुके थे, उसी को यहाँ पे पुट कर दो बस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, एक वोल्ट मीटर है और एक एमीटर है, इनको तुम सीरीज में कनेक्ट कर देते हो 6 वोल्ट की बैटरी से। ये भी तुम्हें हर बुक में मिल जाएगा। मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है। अब तुम क्या करते हो देखो, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्ट मीटर, तो एमीटर की रीडिंग 2 टाइम्स बढ़ जाती है और वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 टाइम्स कम हो जाती है। मतलब नई फिगर में ऐसे कह लो, जैसे यहाँ पे आई था और यहाँ पे वी रीडिंग आ रही थी, ध्यान से देखना बेटा, जो है वी रीडिंग आ रही थी। तो जब तुम ये करते हो इसके पैरेलल में जब एक रेजिस्टेंस लगाते हो तो ये तो कहता है तुमसे 2i हो जाती है, और ये रीडिंग v बाई 2 हो जाती है, ये कह रहा है। तो फाइंड द वोल्टमीटर रीडिंग
आफ्टर द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ये तुमसे पूछ रहा है। इसका मतलब तुम्हें ये V/2 पूछ रहा है कि कितना होगा। समझ में आ रही बात बेटा? क्या है देखो कि एक वोल्टमीटर और एक एमीटर को आप 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, और मान लो एमीटर की रीडिंग आई है और वोल्टमीटर की रीडिंग वी है। तो जब वोल्टमीटर के पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो एमीटर की रीडिंग बढ़ जा रही है, और एमीटर की रीडिंग इसलिए बढ़ रही होगी क्योंकि पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस लगाते चले जाओगे नेट रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। इसका मतलब मेन करंट उतनी बढ़ती जाएगी। समझे ना? एमीटर की रीडिंग हो गई 2i और वोल्टमीटर की रीडिंग हो गई V/2। तो तुमसे पूछता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, इसका मतलब V/2 पूछा था। अब एक सिंपल सी बात देखो ना, अगर मैं यहाँ पे ये V देखूं, मान लो V कितना होगा, ये होगा 6 माइनस I इंटू R2 होगा, ये हो गया बस। और मैं एक काम करता हूं, I इंटू R2 को, इसको कुछ भी कह देता हूं, X कह देता हूं मान लो। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई बताओ? V इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये एक इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं दूसरी वाली फिगर में हूं तो ये बताओ V/2 कितना होगा? V/2 होगा 6 माइनस, ये R2 था, ध्यान रखना बेटा, जो है 6 माइनस 2i इंटू R2। लेकिन i इंटू R2 को मैंने x ले लिया था, तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन बन जाएगी V/2 इक्वल टू 6 माइनस 2x। बस अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, x और v दो अननोन है, तो यहाँ से v फाइंड कर लेना बस। समझ गए ना? फाइंड v, और v अगर देखोगे तो 4 वोल्ट आएगा, लेकिन हमारा जो आंसर होना था वो V/2 होना था। इसका मतलब 2 वोल्ट आंसर आएगा बस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक वोल्टमीटर और एक एमीटर 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में सीरीज में है। जब तुम वोल्टमीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाते हो पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसका मतलब मेन करंट बढ़ जाएगी। तो आपसे कह रहा है कि एमीटर की रीडिंग डबल हो जाती है और वोल्टमीटर की रीडिंग हाफ हो जाती है। तो तुम्हें सेकंड केस में वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी थी, इसका मतलब V/2 निकालना था। और मैंने तुम्हें बताया कि पहले केस में क्या होगा तो जो है, ये जो V की वैल्यू होगी वो 6 माइनस इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा IR2। और दूसरे केस में क्या होगा? V/2 इक्वल टू 6 माइनस 2i इंटू R2 होगा। क्यों? 2i इंटू R2 होगा, वहां से तुमने V निकाल लिया और फिर V/2। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ये तो सिंपल है, देखो तुम्हें R1 दे रखा है 20 ओम, E1 दे रखा है 5 वोल्ट, सॉरी R2 20 दिया था ना, ये 10 दिया था बेटा, R1 10 दिया था। और E2 दिया था 2 वोल्ट और R2 दिया था 20। और तुम्हें V1 माइनस V2 निकालना था, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरीज सब्ट्रैक्टिव है, क्यों? बैटरी सब्ट्रैक्टिव है और E1 डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट होगी वो ऐसे होगी। इतना तो मेरे ख्याल से निकाल लोगे। ये करंट हो गई, और ये करंट कितनी हो गई देखो जो है, ये करंट हो गई
5 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 20, क्यों? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से 0.1 एम्पियर आ गई। उसके बाद 1 से 2 तक पहुंच जाओ और वोल्टेज इक्वेशन लिख लो, बस हो गया। सबसे पहले मैंने V1 लिखा, फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब माइनस आई आर होगा, माइनस आई इंटू आर। फिर मैं ऐसे गया तो ये प्लस 5 होगा, क्यों? प्लस 5, तो ये V2 आ गया। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी आ गई, -4 वोल्ट ये आ गई। तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी अगले वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।